Hey guys, welcome back. I am Anya and today I am going to teach you a new chapter of social science, class 7, history lesson number 1st, medieval India, when, where and how. So it's a very interesting chapter. Today we are going with this chapter. Today I am going to explain this chapter. First of all, I want to say something that मैंने बहुत समय से वीडियो अपलोड नहीं की, so sorry for that thing, but अब कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड होंगी, so don't worry. एंड चलिए आज के अपन इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं दूंगी इंट्रोडक्शन. अपन को कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले पता तो रहना चाहिए अपन पढ़ने क्या वाले हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री अपन लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं. हाँ, 6th क्लास का मैंने कुछ भी अभी तक अपलोड नहीं किया है, बट अब मैं करूँगी सब कुछ अपलोड. वेट, स्टे ट्यून. एंड आपको जो जो चीज़ें पहले चाहिए हैं आप वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो वो चैप्टर्स मैं पहले ले आऊँगी, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम्स में कुछ चैप्टर कट हो जाते हैं. छोड़िए. Hey guys, welcome back. This is Anya and today I am going to teach you a very interesting chapter of social science class 7. It's a chapter of history, lesson number 1st, medieval India, when, where and how. So it's too interesting. First of all, I want to say something that मैंने बहुत समय से वीडियो अपलोड नहीं की है, बट अब कंटिन्यूसली वीडियो आएगी, सो स्टे ट्यून. अपन अभी इसके साथ स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर. सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग रहते हैं, बट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर. ओके, सॉरी. ओके ना, सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले अपन को पता रहना चाहिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं. तो अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ओके, टू नो आवर पास्ट वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री अगेन डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो देखो, किसी भी अपन को अपने पास्ट को जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है. अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि अपन हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. हाँ, क्वेश्चन है ना. अब हिस्ट्री तो ऐसी फालतू की चीज़ आप लोगों को लगती होगी, नहीं, कुछ बच्चों को मतलब नहीं, बट हिस्ट्री कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है. इसमें क्या होता है कि अपन को अपने पास्ट में जो अपन ने गलतियाँ की हैं, तो वो अपन को बताया जाता है कि अपन ने यहाँ ये गलतियाँ की हैं, तो फ्यूचर में अपन उन गलतियों को दोहराएं ना, वापस रिपीट ना करें. इसलिए अपन को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए. और जो अपने अचीवमेंट्स हैं, है ना, वो सब अपन को पता चलती हैं. ओके, बस इसलिए अपन को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए अपने पास्ट को जानने के लिए. हिस्ट्री क्या है? मैनकाइंड है. ये डिवाइड की गई है 2 पार्ट्स में. एक है प्री हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री. ओके, ये अपन पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. एक है प्री हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री. अब प्री हिस्ट्री क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं. प्री हिस्ट्री वो चीज़ है, मतलब जब अपने पास मतलब वो चीज़ तो है, मतलब हुई है, बट अपने पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है उस चीज़ का. एंड हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो है जिसके में अपने पास रिटर्न रिकॉर्ड है कि हाँ ये ऐसा हुआ, ये ऐसे हुआ. हिस्ट्री फिर से एक और बार डिवाइड हुई कितने? 3 पार्ट्स में. एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मिडीवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री अपन पढ़ चुके हैं, मिडीवल अपन इस ईयर पढ़ेंगे, एंड जो लास्ट में बचेगा मॉडर्न, वो अपन पढ़ेंगे 8th क्लास में. ओके, लास्ट ईयर में लिखा है, लास्ट ईयर वी स्टडीड अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, द वर्ड, है ना. नाउ द वर्ड medieval is derived from Latin word medium evem which means middle age. तो देखो, इस वर्ड ही का मतलब है मिडिल एज, है ना. जो वर्ड है अपना मेडिवल, वो कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. वो लैटिन वर्ड क्या है? अब ये क्वेश्चन बन के आता है. मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ, स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो. अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वो लैटिन वर्ड है जिससे मिडिवल बना है? तो वो है मीडियम एवम. ओके, ये वर्ड है, एंड जिसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन मिडिल एज, बीच की जो एज है. एंशिएंट मतलब क्या होता है? कोई भी ओल्ड थिंग. एंशिएंट मतलब पुराना, मिडिवल मतलब मिडिल, एंड मॉडर्न को तो सबको पता ही है. ओके, ये इसका मतलब था. अब आगे चलते हैं. ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा क्विक रिवीजन टाइप का है. आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप क्विक रिवीजन ले सकते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं.
come to next page, which is also introduction. The ancient period ends roughly with the death of Harshvardhana. The medieval period starts with the coming of Muslim rulers, and the modern age starts with the British East India Company's rule. So सबसे पहले जो एंशियंट पीरियड है वो कब ख़त्म हुआ? ओके, सो डेथ ऑफ हर्षवर्धना की डेथ के साथ वो ख़त्म हो गया. अब हर्षवर्धना की डेथ हुई तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल टाइप के हो गए. तो क्या किया, जो मुगल्स थे, मुगल्स के आने से, मुस्लिम्स के आने से मेडिवल पीरियड क्या हुआ, स्टार्ट हुआ. ओके, फिर अपन को ये तो पता चल गया मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ मुगल के आने से. मॉडर्न एज कब स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का स्टैब्लिश होना जब स्टार्ट हुआ तब मॉडर्न एज अपना स्टार्ट हो गया. नाउ in Europe, the medieval age, which was also known as the Dark Age, belonged to the feudal lord. The medieval age stretched from 600 to 1500 AD. सो अब जो ये यूरोप में था, है ना, अपन को यूरोप में बताया गया है. तो यूरोप में जो मेडिवल एज था वो डार्क एज के भी नाम से जाना जाता था. ओके, और ये किन से बिलोंग करता था? ये फ्यूडल लॉर्ड से बिलोंग करता था. फ्यूडल लॉर्ड कौन होते थे? लैंडलॉर्ड्स आर फ्यूडल लॉर्ड्स. ओके, सो जो मेडिवल एज है वो स्ट्रेच होता है 600 AD to 1500 AD. अब आगे बढ़ते हैं. द इम्पैक्ट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कुछ और आना था, सॉरी. तो यहाँ पे इम्पैक्ट आना चाहिए था. द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया. ओके, तो कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं. टू हर नॉर्थ, मतलब इंडिया के नॉर्थ में, टू हर नॉर्थ लाइज द ग्रेटर हिमालय विच एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर. अब तो जो था अपना नॉर्थ साइड है ना, नॉर्थ साइड है इंडिया की, वहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज, अपन को ये भी पता है, जो एक्ट करते हैं नेचुरल बैरियर की तरह. अभी नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट कैसे करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स नो अबाउट इट. ये अपना इंडिया है, सपोज कर लो, अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया अच्छे से. ओके, एंड यहाँ पे है अपने माउंटेन्स. ओके, माउंटेन्स हैं, ये सारे माउंटेन्स हैं. सो अब आगे मेन चीज़, सो माउंटेन्स है, तो यहाँ से आती हैं अपनी कोल्ड हवाएं, कोल्ड वेव्स आती हैं. तो क्या करते हैं, जो माउंटेन्स रहते हैं वो उनको रोक लेते हैं और बहुत ही कम कर देते हैं. तो इंडिया तक, मतलब जब अपने उसमें इंडिया तक आती हैं तब तक वो बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं वो उनको वहीं पे रोक देता है. यहाँ से समझ लीजिए हॉट विंड्स भी आती हैं. तो हॉट विंड्स को भी जो अपना ये रहता है हिमालय, वो रोक देता है, जिसके कारण इंडिया तक आते आते वो बहुत कम हो जाती हैं. तो ये कैसे एक्ट करते हैं? नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है. So the fertile Indo-Gangetic plain, which made India rich and prosperous, attracted invaders towards India. तो जो fertile land थी अपनी इंडो-गैनेटिक प्लेन, जिसने इंडिया को इतना रिच बनाया और फॉस्फोरस बनाया, उसी के कारण जो इन्वेडर्स थे, मतलब इंडिया के बाहर के लोग जिनको इंडिया को इन्वेड करना था, तो इसी जो फर्टाइल इंडो-गैनेटिक प्लेन थी, इसी ने उनको अट्रैक्ट किया इंडिया की तरफ. ओके, लास्टली इंडिया बीन अ पेनिनसुलर कंट्री सराउंडेड बाय सीज फ्रॉम 3 साइड्स. सो सबसे पहले मैं बता दूं, एक पेनिनसुला होता है. पेनिनसुला वो चीज़ होती है जो कि 3 साइड से वाटर से घिरी हुई हो. वैसे ही जो अपना इंडिया है, लाइक सपोज कीजिए आपकी अपना इंडिया है, थोड़ी उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है इसमें. सो सपोज कीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है. ओके, सो ये इंडिया है. तो यहाँ पे इसका क्या है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एंड नीचे है इंडियन ओशन. तो ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है ना, सी से घिरा हुआ है. तो ये एक पेनिनसुलर कंट्री है. ओके, so always had good trade relationship with different countries. These trade carried the story of India's prosperity to the outside world. They also named her golden sparrow or सोने की चिड़िया, which again tempt invaders to conquer India. So सबसे पहले कि जो अपना इंडिया है उसके हमेशा ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे बाहर के कंट्रीज़ के साथ, है ना. तो ये जो ट्रेड थी वो क्या किया, जो ट्रेडर्स रहते हैं वो इंडिया में आए, उन्हें देखा इंडिया कैसा है, बहुत अच्छा है, तो वो बाहर
इसकी कहानियाँ लेके गए इंडिया के बाहर, और वहाँ भी इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में और कितनी रिच है इंडिया उसके बारे में बताते हैं बाहर के वर्ल्ड को, है ना। तो इसलिए दे नेम्ड हर गोल्डन स्पैरो, और इसलिए बाहर के जो आउटसाइड वर्ल्ड के लोग थे उन्होंने इंडिया का नाम गोल्डन स्पैरो रख दिया और सोने की चिड़िया रख दी, जिससे अगेन फिर से ये क्या करता है, इन्वेडर्स को मतलब बहुत आकर्षित करता है इंडिया को कनकर करने के लिए, इन्वेड करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, द डिफरेंट नेम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया के अलग अलग नाम है, सब जानते हैं, तो कौन कौन से नाम है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट नाम है, मतलब नाम तो सारे इम्पॉर्टेंट है बट अलग अलग नाम है, कौन कौन से नाम है तो वो आप अपन जानेंगे। टू द हिंदूज इट इज़ भारतवर्षा और द लैंड ऑफ भारत। तो हिंदूज़ के लिए ये क्या है, भारतवर्षा है ना। Second, it is also known as Jambu Dvipa, the name which was in use from the 3rd century BC। तो ये एक और नाम था जम्बू द्वीपा, जो कि नाम यूज़ में था कब से, 3rd century से था। ओके, द ग्रीक गेव द नेम इंडिया, और ग्रीक ने क्या नेम दिया, इंडिया दिया। द वैदिक नेम ऑफ इंडिया वॉज सप्त सिंधु। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ इंडिया। सो द वैदिक नेम ऑफ इंडिया इज सप्त सिंधु। मैं तो कहूँगी ये पूरे पेज इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप पेपर के पहले इस वीडियो को देख के आराम से अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आप उनको अच्छे से सुनिए, और हो सके तो अभी वीडियो के अंदर ही अंदर आप उन्हें याद करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि अगर पेपर में भी क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आप खुद से बना के लिख सकते हैं ना। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे ऐड किए। ओके, सो जो वैदिक नेम है इंडिया का वो है सप्त सिंधु, विच इन पर्शिया लैंग्वेज बिकम हप्त हिंदू, और पर्शिया लैंग्वेज में उसे क्या बना दिया है, हप्त हिंदू। ओके, सो पेपर में ये भी कंफ्यूजिंग आ सकता है करेक्ट में, द वैदिक नेम ऑफ इंडिया वॉज हप्त हिंदू, ट्रू और फॉल्स, है ना। सो आपको ये याद रखना है, नाम था सप्त सिंधु, पर्शिया। So now we will study about the sources of information, मतलब अपन को इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला कि कब क्या कैसे हुआ, है ना। So सबसे पहले the history of medieval India is very fast as well as rich in terms of sources। तो जो हिस्ट्री है अपने medieval इंडिया की वो बहुत ही फास्ट है और उसी के साथ साथ बहुत ही रिच है सोर्सेज के लिए, इन्फॉर्मेशन की। ओके, सो अब कुछ सोर्सेज अपन जानेंगे और फिर उनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, है ना, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे ऐड किए हैं ना। सो इंस्क्रिप्शन, अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन वो होता है, ये वॉल है, वॉल के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे खोद के कुछ ऐसे लिखा जाता था, कुछ चीज़ें यूज़ करके उसमें ड्रॉ करके लिखा जाता था, उसे अपन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर होगा तो मैं लास्ट में आपको उनके पिक्स दिखाऊंगी। ओके, ना कॉइन्स, अब कॉइन्स क्या से हेल्प करते हैं वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन मॉन्यूमेंट्स भी हेल्प करते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, लिटरेरी वर्क एंड ट्रैवलर्स अकाउंट। ना अपन जानेंगे कि ये सब चीज़ें जिनके अभी मैंने आपको नाम बताई हेल्प कैसे करती हैं, हाउ दे हेल्प अस टू नो आर हिस्ट्री। ओके, सो नाउ कम, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन। इन एंशियंट इंडिया मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर्स ऑन रॉक, बट इन द मेडिवल एज कॉपर प्लेट्स, ताम्र पात्र were also used for inscription. These inscriptions were mostly dedicated to a temple or about the achievement of any particular king. The letter is also known as prashasti. Okay, now तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो इंस्क्रिप्शन मतलब भी किसी भी चीज़ में ऐसे खोद के किसी चीज़ की हेल्प से उसमें थोड़ा सा मतलब होल करके उसमें लिखना, मैं आपको लास्ट में पिक दिखाऊंगी। तो क्या की जाती थी पहले, रॉक्स में, वॉल्स में, यहाँ की जाती थी, पर मेडिवल एज में क्या हुआ, कॉपर प्लेट्स में, पात्र में करने लगे, है ना, इंस्क्रिप्शन। ओके, सो ये इंस्क्रिप्शन कब, तो ये जो इंस्क्रिप्शन थी वो ज़्यादातर डेडिकेट करती थी टेम्पल को और किसी भी पर्टिकुलर किंग की अचीवमेंट में, ठीक है। सो इनको और किस नाम से जाना जाता था, इनको प्रशस्ति नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है कि इसको किस नाम से और जाना जाता है ना।
Okay. Now come to coins. Another source to study the past is coins. Coins not only give us a lot of information but are also very often masterpiece of art. The Gupta period coins are still regarded as one of the finest example of Indian art. The metal used for the coin give the indication of the economic condition of that period. For instance, the Kushan ruler were the first to use gold coin, which point towards their wealth and prosperity. Okay, now अब कॉइन्स कैसे हेल्प करते थे अपन को ये जानने में कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे थे, सबको आ रहा होगा ना. सो कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे कि ये अपन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते थे. सबसे पहले तो अपन को ये बताते थे कि उस समय काम कैसा होता था, मतलब बहुत मतलब उसमें जो काम किया गया है वो कैसा है. तो सबसे अच्छा जो मास्टरपीस था उस समय का वो था गुप्ता पीरियड का, है ना, जिसमें बहुत ही अच्छे फाइनेस्ट बहुत अच्छा काम किया गया है. तो ये एक इंडियन आर्ट का एग्जाम्पल है. देन जो मेटल यूज़ किए जाते थे कॉइन के लिए, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना. तो जो मेटल यूज़ किए जाते थे वो अपन को ये भी इंडिकेट करते थे इकोनॉमिक कंडीशन, कि उस समय कैसा इकोनॉमिक कंडीशन थी उस समय की, है ना. तो सबसे पहले था जो कुषाण रूलर थे, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड के कॉइन इशू किए, जिससे अपन को पता चलता था उनकी वेल्थ के, जो अपन को इंडिकेट करता था उनकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी. ओके, नाउ मॉन्यूमेंट्स. So, medieval India is known for its monument. In fact, most historical monuments that we are proud of belong to this period, including the beautiful Taj Mahal. The monuments not only help us to know about the political, social and economic condition of that types, but also the current level of the advancement of the art and the architecture. Now, तो अपन जो medieval period है वो अपने monuments के लिए जाना जाता था. तो अपन जो हिस्टोरिकल उस समय का सबसे अच्छा जो मॉन्यूमेंट था, जो कि अपन आज भी देखने को जाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो कि था ताजमहल. ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ महल की याद में ताजमहल को बनवाया था. ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल ताजमहल है ना. सो ये बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है मेडिवल इंडिया का, है ना. सो अब अपन को केवल मॉन्यूमेंट पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बताता है, बल्कि ये अपना करंट लेवल कि अपने ने कितना एडवांस काम किया है पुराने समय से और आज के समय में कितना अंतर आया आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. ओके, now painting help us to know many detail of the culture and society of any time period. They help us to know about the different social custom, the way of dressing jewelry, impact of religion, festival, village life, city life and so on. तो पेंटिंग अपन को समय की मेनली डिटेल को बताता था कि उस समय कैसे लोग रहते थे, उस समय की जो ड्रेसिंग कैसी थी, ज्वेलरी कैसी थी, और रिलीजन, फेस्टिवल, विलेज की लाइफ, सिटी की लाइफ, ये सब बताता है ना. नाउ लिटरेरी वर्क, ये जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सारी इंपॉर्टेंट, बट ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है. क्योंकि जब अपन को किसी भी रूलर के बारे में डीपली कैसे पता चलता है, जब उनके ऊपर कोई भी काम लिखी हुई चीज़ अपन को पता चलती है. लाइक डिफरेंट ऑथर राइटर्स एंड किंग हैव contributed to the medieval literature. to name, मतलब बहुत सारे ऑथर थे, राइटर थे और किंग ने जिनने कंट्रीब्यूट किया है मेडिवल लिटरेचर को. कुछ अपन नाम बताएं तो जैसे पृथ्वीराज रासो, जिन्हें चांद बरदाई ने लिखा है बाबरनामा, जिन्हें बाबर ने लिखा अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखा है, एंड गीत गोविंद बाय जयदेव, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, एंड मैनी मोर. ओके, नाउ Travelers and traders from different countries visited India during the medieval period. तो जो ट्रैवलर और ट्रेडर थे, ट्रैवलर यानी कि जो घूमने आते थे, ट्रेडर यानी कि जो ट्रेड करने आते थे, तो वो लोग डिफरेंट कंट्री से आते थे इंडिया में विज़िट करने का मेडिवल पीरियड के वक्त. अलबुरनाई हु केम विद महमूद ऑफ गजनी रोड तहकीक हिंद. तो जो अलबुरनाई थे वो किसके साथ आए थे, महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे. उन्होंने क्या लिखी, उन्होंने लिखी तहकीक हिंद. इब्न बतूता, अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को,
visited India during the region of मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे जो मोरक्को से आए थे, जो विज़िट किए इंडिया किसके रीजन में, मोहम्मद बिन तुगलक के, है ना। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता आए थे किसके रीजन में, महमूद ऑफ गजनी के। नो, इट्स फॉल्स, it's incorrect. Okay, so he recorded his travel experience in an account called रिहला which literally means the journey। तो उनने जो इब्न बतूता थे उनने अपने ट्रैवल मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा था वो एक बुक के ज़रिए, एक अकाउंट के ज़रिए बताया, जिसका नाम उनने क्या रखा, रिहला मतलब होता है द जर्नी। ओके, तो मेरे को लगता है आपको अभी तक पूरी इंपॉर्टेंट पार्ट पता चल गया होगा फर्स्ट चैप्टर का। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने कवर अप किए हैं। एंड सो दैट्स फॉर इट टुडे। तब तक के लिए बाय बाय।